मुद्दा बिहार का था। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। लेकिन सरदर्द पहुंच गया यूपी तक। लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर? खौफ पश्चिम बंगाल में था, लेकिन डर पहुंच गया उत्तर प्रदेश। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो क्योंकि लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। शपथ पत्र राहुल गांधी से मांगा गया। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। लेकिन रिसीविंग अखिलेश यादव दिखाने लगे। और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। राहुल गांधी ने निशाने पे लिया था चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को। चुनाव आयोग ने पलटकर राहुल गांधी पर हमला बोला। लेकिन यह मामला राहुल गांधी की बिहार में शुरू हुई बिहार वोटर अधिकार यात्रा को लेकर था। उस पूरे मामले का फोकस बिहार न होकर अब उत्तर प्रदेश पे आ गया है, और उस उत्तर प्रदेश में जहां पर अभी कोई चुनाव नहीं होने हैं। विधानसभा चुनाव भी पास नहीं है, लोकसभा चुनाव तो खैर बहुत दूर है। ऐसे में क्यों यूपी में यह मामला उछल रहा है, क्या अखिलेश यादव की दिक्कत है, उसी पर आइए फोकस करते हैं। बिहार में एसआईआर का मुद्दा उठा, लेकिन एसआईआर यानी सरदर्द शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को 7 दिनों की मियाद दी थी, लेकिन आज इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के खिलाफ यूपी की ओर से तेज हमले किए गए। आपको याद होगा कि कल चुनाव आयोग ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें कोई शपथ पत्र नहीं भेजा था, इसीलिए उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन आज अखिलेश यादव अपनी चिट्ठियों के साथ चुनाव आयोग को भेजी गई कंप्लेंट्स की जो रिसीविंग थी, जो पावती थी, उसके साथ सामने आए और चुनाव आयोग की बातों को, उनके दावों को गलत ठहराया। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए। ये मेल किया, उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ मैं। ये रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो। एक रिसिप्ट आपको, रमन तुम दोगे? लो, अच्छा लो, हाँ अच्छा ठीक है। रिसिप्ट बहुत छोटा है, प्रिंट आउट अच्छा नहीं निकाल पाई है, ठीक है। तो ये अब रिसिप्ट पे आप क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, अच्छा ये, और ये रिसिप्ट है, ये विद एफिडेविट से, वो भी मैं दे रहा हूँ आपको, लीजिए। उस दिन भी दिए थे मैंने, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बिहार के चुनाव की बात हो रही है। आप कभी इस सवाल को, अरे हम चुनाव हार गए, सरकार से बाहर हो गए, ये कोई बात हुई है? अब आप देखिए, सॉरी ये ले लो। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। कहीं ये एसआईआर का डर तो नहीं? वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग के जवाब के बाद अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया। अखिलेश ने पत्रकारों को कुछ फोटोकॉपी बांटी। उनका दावा है कि ये 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र की रिसीविंग है। दरअसल रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया था, उन्हें अखिलेश यादव की तरफ से सिर्फ पत्र मिला था, कोई शपथ पत्र नहीं मिला था। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई। बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ, उसके ऊपर बिना हलफनामा दिए, हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है, बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके
कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। लेकिन अखिलेश यादव ने दावा किया कि उन्होंने पत्र नहीं बल्कि शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट भेजा था। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले। वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख लें। अखिलेश ने जो दस्तावेज साझा किए हैं उनमें से एक आप भी देखिए। इस पावती में बाकायदा पत्र संख्या के साथ तारीख के रूप में 27 अक्टूबर 2022 का जिक्र है। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर। जो शिकायत कर उस पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईसीआई चलता है। सवाल उठता है कौन सही है, चुनाव आयोग या समाजवादी पार्टी? चुनाव आयोग का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी ने कोई हलफनामा नहीं दिया, सिर्फ एक चिट्ठी लिखी है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो एक नहीं बल्कि 18,000 एफिडेविट दिए हैं। चुनाव आयोग की ओर से कोई कार्रवाई की बात तो दूर रही, कोई जवाब तक नहीं आया है। तो चुनाव आयोग सही है या अखिलेश यादव? शायद कई सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। तो अखिलेश यादव जो आज तैश में दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये पूरा मामला यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव का है, जिस पर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि कोई कार्रवाई उनकी शिकायतों पर नहीं हुई है। और कल जब मुख्य चुनाव आयुक्त से इस बारे में सवाल किया गया तो ज्ञानेश कुमार ने भी यही कहा कि एक तय समय के बाद अगर आप आयोग के सामने कोई मुद्दा लाते हैं तो इसके लिए आपको शपथ पत्र देना पड़ता है। अखिलेश ने शपथ पत्र उस वक्त नहीं दिया था। ग्रेडेड रिस्पांस होता है चुनाव आयोग का। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय रहते हुए अगर आप त्रुटियां बताते हैं तो आपको फॉर्म 7 भरना होता है। अगर आप किसी भी विधानसभा के निर्वाचक हैं और समय परिधि के बाद अगर गलतियां बतलाते हैं तो उसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट माना जाता है। अगर समय के बाद आप त्रुटियां बतलाते हैं और मतदाताओं और चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगाते हैं तो इन तीनों की ग्रेडिंग में फर्क है। और इसीलिए मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं और अगर आपको शिकायत करनी है चुनाव आयोग के समक्ष तो आपके पास, मेरे पास, किसी भी सांसद के पास, किसी भी एमएलए के पास और आपके पास भी सिर्फ एक ही विकल्प है और वो विकल्प है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, रूल 20 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज बी, जिसमें कि आपको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने जिस भी कारण से आप बता रहे हैं कि ये गलत है, आप वो एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे और आप शपथ लेंगे और आप इस बात को बताएंगे। दरअसल ये पूरा मामला वोटर लिस्ट के यानी मतदाता सूची के शुद्धिकरण का है, यानी हर वाजिब आदमी वोट कर सके, उसके वोट पर सवाल ना खड़े हों और हर गैर वाजिब आदमी का नाम वोटर लिस्ट में ना हो ताकि किसी भी तरह की धांधली से चुनाव की प्रक्रिया को दूर रखा जाए। इस सब के बीच में पूरी बहस शुरू हुई है। विपक्ष अब सीधे सीधे चुनाव आयोग पर इल्जाम लगा रहा है कि वो निष्पक्ष नहीं है, वो पारदर्शी नहीं है, इसीलिए चुनावों में विपक्ष की जीत नहीं होती है, ये इल्जाम लग रहा है। आज इंडिया गठबंधन ने भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गठबंधन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने क्या आरोप लगाए और बाद में बीजेपी ने इस पूरे मामले पर क्या जवाब दिया, वो भी सुन लीजिए। तो 18,000
मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थीं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता इनको जो है ऐसा सबक सिखाई है कि ये सत्ता से विमुख हो गए हैं, तो इनकी सत्ता की लोलुपता इतनी पीड़ा दे रही है कि उससे ये परेशान है। ये जनता के मापदंड को जो है तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या। अखिलेश यादव जी से पूछिए, समाजवादी पार्टी की सरकारें, मुलायम सिंह जी इनके पिताजी थे, कितनी बार मुख्यमंत्री थे, तब भी चुनाव आयोग काम करता था। ये स्वयं मुख्यमंत्री थे, तब भी चुनाव आयोग काम करता था। आज जब ये सत्ता से बाहर है, तब ये लोकतांत्रिक परंपराओं पे जो है उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। जब ये सत्ता में रहते थे, तब इनका लोकतंत्र कहाँ चला जाता है। ये कभी भी कोई प्रामाणिकता के रूप में कोई चीज़ देते ही नहीं है। चुनाव आयोग में वोटर बनने की प्रक्रिया, वोटर निरस्तीकरण की प्रक्रिया, वोटर दुरुस्तीकरण की प्रक्रिया, ये सामान्य प्रक्रिया ये हमेशा चलती है। उसमें BLA 2 होते हैं, BLA सरकार का भी होता है और सभी पार्टियों के भी होते हैं। आप वहाँ तो काम करते नहीं हैं और आपको जनता हरा रही है, तो आप जो है लोकतांत्रिक आप इनको। तो बिहार का जो सर था वो यूपी का सरदर्द बना। ये हमने आपको तफसील से समझाया कि आखिरकार क्यों सपा बनाम चुनाव आयोग आज हो गया। इस बीच में कल जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज्ञानेश कुमार साहब ने, उन पे विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधी से अधिक बातों के जवाब नहीं दिए गए। और आज तो आलम यह है कि मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग की खबरें भी अब सामने आ गई। कांग्रेस ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग यानी इंपीचमेंट मोशन ला सकते हैं। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि महाअभियोग लाने के लिए 14 दिनों का नोटिस देना होता है और संसद के इस सत्र में अब मात्र 3 दिन का वक्त ही बाकी रह गया है। यानी बहुत मुश्किल है इस सत्र में ऐसा कुछ हो पाना। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर बताएंगे कि CEC के खिलाफ महाअभियोग की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। संसद परिसर में एक बार फिर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। मुद्दा वही, वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन। SIR को लेकर सदन के भीतर भी विपक्ष का शोर शराबा जारी रहा। कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को। विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगाकर लगातार चुनाव आयोग को घेर रहा है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने 7 दिनों में हलफनामा देने या माफी मांगने का विकल्प दिया है। मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्हें पता लग गया कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं वोट चोरी कैसे होती है, हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं। तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, आरोपों पर सफाई दी, चुनौती दी और अल्टीमेटम भी दिया। लेकिन विपक्ष का हमला कम नहीं हुआ। विपक्ष ने भी अल्टीमेटम दिया। उनको लगता है कि बड़ी बड़ी बातों करके वो राजनीतिक दलों को डराएंगे। हम बस
उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे। और अगर इतनी ही शिकायत है, बिहार में यात्रा पे निकले हैं ये दोनों लोग, अगर ये दो लोग, अगर इतनी ही चिंता है और अगर इतनी ही धांधली हुई और अगर आपके पास इतने ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आप कर रहे हैं, तो एक बार एक ऑफिशियल एक अपील तो डालिए, वहां पे आपत्ति तो दर्ज कराइए। आप सिर्फ हंगामा करेंगे, बट जब आपत्ति दर्ज कराने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे। जब वही चुनाव आयोग आपको उसको वैलिडेट करने की बात करेगा, ऑथेंटिकेट करने की बात करेगा, एफिडेविट करने की बात करेगा, तो फिर आप भाग जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष में सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की भी चर्चा शुरू हो गई। जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं जरूरत पड़ी तो। जी, कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसके खिलाफ विपक्ष खड़ी नहीं हुई है? हिंदुस्तान की कौन सी संस्था है जो पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के जजमेंट के पश्चात जजेस को गाली दे सकती है, जो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के आर्मी को छोड़ नहीं सकती है, इंडिया के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा करार दे सकती है, तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन के लिए भी आज जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, सड़कों पर इलेक्शन कमीशन को गाली दी जा रही है, और जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, एक ही चीज दिखा रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं, सबकी अपनी अपनी मर्यादा होती है, सबका अपना अपना बाउंड्री होता है, और एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था का हमेशा आदर करती है। हमारे भी डिफरेंसेस हो सकते थे, पुराने हमारे भी डिफरेंसेस थे, मगर हमने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो अमर्यादित हो, जो मर्यादा से बाहर हो। अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना और जिस प्रकार के आक्रमण को वो कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी फ्रस्ट्रेशन में है। वैसे ये भी हकीकत है कि आज इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। दरअसल इसके लिए 14 दिनों का नोटिस देना होता है और इस सत्र में अब वक्त नहीं बचा है। दरअसल इंडिया गठबंधन के जो सूत्र हैं, जो नेता हैं, नाम बगैर बताए इशारा कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए वो प्रस्ताव ला सकते हैं। दरअसल ये दबाव की रणनीति और मतदाता सूची के मुद्दे को गरमाए रखने की कोशिश भी विपक्ष के द्वारा हो सकती है, क्योंकि सीईसी को हटाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल और लंबी होती है। इतना आसान नहीं है उनको उनकी कुर्सी से हटा देना। दरअसल सीईसी को हटाने की प्रक्रिया संविधान में स्पष्ट रूप से तय है। यहाँ सीईसी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। सीईसी को हटाने की इस प्रक्रिया का संविधान के अनुच्छेद 324(5) में जिक्र है। इस अनुच्छेद में लिखा है कि सीईसी को 2 कारणों से ही हटाया जा सकता है, या तो उनका दुर्व्यवहार साबित हुआ हो या फिर वे अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ हो। सुप्रीम कोर्ट के जज की ही तरह सीईसी को हटाने के लिए भी संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा के 50 सांसदों का समर्थन हासिल होना जरूरी है। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद एक जांच समिति गठित की जाती है, जिसमें आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या विशेषज्ञ सदस्य शामिल किए जाते हैं। यदि समिति आरोप सही पाती है तो संसद में फिर प्रस्ताव पर बहस होता है और उसके बाद मतदान होता है। प्रस्ताव पास होने के लिए विशेष बहुमत चाहिए होता है, जिसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। साथ ही उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 समर्थन भी होना चाहिए। ये प्रक्रिया दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में पूरी करनी होती है। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति सीईसी को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए ऐसा ही अभियान तत्कालीन चुनाव आयुक्त नवीन चावला के खिलाफ शुरू किया था।
चावला को हटाने के लिए प्रस्ताव पर एनडीए के 205 सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए थे, लेकिन तत्कालीन स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। तो अभी अगर महाअभियोग लाने की बात विपक्ष कर रहा है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, तो उसको बहुत से पापड़ बेलने होंगे, क्योंकि दोनों सदनों में एनडीए का बहुमत है और ऐसे में अपनी बात मनवाना विपक्ष के लिए आसान भी नहीं दिखाई देता।